नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2027 का सबसे महत्वपूर्ण मॉडल पेपर हल करेंगे। यदि आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में बहुत ही मदद मिलेगी आप लोगों को। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आप लोगों का पेपर कोड यहाँ पर है 302 GH पेपर कोड है। आप लोगों का पूर्णांक रहेगा 100 और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में समय 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। और यहाँ पर पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और यहाँ पर आप लोगों के दूसरा है कि प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न पत्र का क्या करना है, हल करना आवश्यक है आप लोगों को। तो खंड क में आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। तो पहला है यहाँ पर परीक्षा गुरु, दूसरा है कलम का सिपाही और तीसरा है सरयू पार की यात्रा और चौथा है पथ के साथी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका सरयू पार की यात्रा। सही ऑप्शन हो जाएगा सरयू पार की यात्रा। प्रश्न नंबर 2 है कि साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं। तब पहला है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र और चौथा है गुलाब राय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। तीसरा प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना गया है। तो यहाँ पर पहला है कि 84 व्याकरण की वार्ता, दूसरा है अष्टयाम, तीसरा है चंद्र छंद बर्वन की महिला और चौथा है वर्ण रत्नाकर। यहाँ पर सही आपका उत्तर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। प्रश्न है 4 की रसज्ञ रंजन के रचनाकार हैं। तो रसज्ञ रंजन के रचनाकार हैं तो पहला है प्रताप नारायण मिश्र और दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा से संबंधित है। तो पहला है आत्मकथा, दूसरा है नाटक, तीसरा है कहानी और चौथा है उपन्यास। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा आत्मकथा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल की है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल की। तो पहला है द्वापर, दूसरा है सुरसारावली, तीसरा है प्रिय प्रवास और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुरसरावली। 7वां है प्रश्न कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आपका पहला है रेणुका, दूसरा है रश्मि रथी और तीसरा है कुरुक्षेत्र और चौथा है उर्वशी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उर्वशी। प्रश्न है 8 के रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। तो यहाँ पर पहला है आपका पास धनानंद, दूसरा है भूषण और तीसरा है बिहारी और चौथा है सेनापति। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा भूषण। 9वां प्रश्न है कि कबीरवाड़ी के डिटेक्टर हैं कथन है। यहाँ पर पहला है कि जयशंकर प्रसाद, दूसरा है नंद दुलारे वाजपेयी का, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10वां को प्रश्न है कि प्रेम सरोवर के रचनाकार हैं। प्रेम सरोवर के रचनाकार हैं तो मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, तीसरा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्र का स्वरूप पाठ का महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ेंगे। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो हमारे पास प्रश्न तीसरा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको 10 नंबर का आपका है गद्यांश से आपको 10 नंबर का यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ पर है दिया गया है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य
धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो आप लोग सरल भाषा में समझिए कि पृथ्वी में अनेक अमूल्य रत्न, धातुएं और खनिज हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं, वसुंधरा कहा जाता है। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों में पहाड़ों को पीस पीस कर अगुणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने वाले अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पहला प्रश्न दिया जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो आप लोगों को पहले बात क्या करना है कि पाठ का नाम लिख लेना है। राष्ट्र, आकार और स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। इस तरीके से आप लोग यदि बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे तो आप लोगों को मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। आपको 10 में 10 नंबर आपको 100% गारंटी देती हूँ कि मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोगों को दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को क्या है कि विद्वान लेखक ने कहा है या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा, वसुओं रत्नों के आधार पर करने वाली भी है। बहुमूल्य रत्न, धातु और खनिज पदार्थ, अन्य फल, जल और इसी प्रकार के असंख्य अनमोल वस्तुओं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, से हमारा प्रमाण परिचित होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में रेखांकित अंश का व्याख्या कर लेना है। अब हमारे पास प्रश्न तीसरा है कि दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो आप लोगों को लिखना है कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार से मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। प्रश्न 4 है, दिया गया है कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे संदर्भ के प्रतीक बन जाते हैं। तो आप लोगों को कैसे इसका उत्तर देना है कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर अत्यंत संदर्भ के प्रतीक बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लेखक ने हमें किनके योगदान के बारे में बताते हुए उनके परिचित होने का प्रेरणा दी है। तो यहाँ पर आप लोगों को उत्तर देना है कि लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए अमूल्य निधियों और परिचित होने की बात को कही है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों को हल करके आना होगा ताकि आप लोग का फुल मार्क्स मिले। 10 में 10 नंबर यदि आप इस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं तो आपका 10 में 10 नंबर 100% गारंटी देती हूँ कि आपको मिलेगा। आपको अथवा में भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको एक ही करना रहेगा। तो आप लोगों को इसी तरीके से इसे भी हल करके बोर्ड एग्ज़ाम में आना होगा। तो यहाँ पर पद्यांश के प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न दिए गए हैं, पद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पद्यांश है कि बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट से डुबो रही, तारा घट उषा नागरी,
खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले को आंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुर मुकुट नवल रसनागरी। अचरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो शीर्षक मतलब पाठ का नाम लिखना है और कवि मतलब कवि का नाम लिखना है आप सभी को। तो उत्तर में आप लोग क्या करेंगे, शीर्षक का नाम है गीत। गीत चैप्टर से लिया गया है। इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप लोगों को वो अब परीक्षा पेपर में अपने कॉपी में इस तरीके से हेडिंग डाल लेना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश का व्याख्या। तो अब इस गीत में मानवीकरण, प्रातः काल की शोभा का सुंदर चित्रण किया गया है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत चुकी है, अब तू उठ जा। आकाश रूपी पनघट पर उष्मा रूपी चतुर नारी तारा रूपी घड़ा डुबो रही है, अर्थात तारे एक एक करके छिप चले जा रहे हैं। इसका आप लोगों को रेखांकित अंश का व्याख्या इस तरीके से कर देना है। अब हमारे पास प्रश्न तीसरा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस समय का सुंदर वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में प्रातः काल की शोभा का सुंदर वर्णन किया गया है। प्रश्न 4 है कि कौन आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। यहाँ पर उत्तर है आपका कि उषा रूपी चतुर नारी आकाश रूपी पनघट पर। प्रश्न है 5 कि खग कुल कुल सा बोल रहा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अलंकार अनुप्रास और रूपक है। तो विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही बोर्ड की तैयारी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपको इस प्रश्न को भी हल करके आना होगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम समय सीमा आपका 80 शब्द में लिखना है। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 दिया गया है जीवन परिचय लिखने के लिए। हरिशंकर परसाई का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जीवन परिचय में आप लोगों को कैसे लिख कर आना है। तो जैसा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जीवन परिचय। तो आप लोगों को मैं इन्हीं का बता के यहाँ पर बताती हूँ। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से जीवन परिचय हेडिंग डाल लेना है। और फिर हिंदी के श्रेष्ठ आप लोगों को लिखना है कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अंततः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकारी से प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिषी का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास का विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विशिष्ट अध्ययन और लेखक का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ के विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट उपाधि से तथा सन 1900
1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। मई 1979 ईस्वी में वयोवृद्ध साहित्यकार रुगाण के कारण स्वर्ग सिधार हो गए। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखकर आना होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख डालिए। अधिकतम शब्द इसका सीमा 80 शब्द है। तो यहाँ पर पहला है दिया गया है कि रामधारी सिद्धिनकर, दूसरा जयशंकर प्रसाद और तीसरा सच्चिदानंद वात्सल्य अज्ञे का। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इनका आप यदि याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोगों को इस तरीके से पहले थोड़ा सा उनके बारे में जीवन परिचय लिख लेना है कि जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में माघ शुक्ल दशमी संवत 1945 सन 1989 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता का मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े ही मिलनसार, हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत ही सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति का दानशीलता के कारण ये शूरी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। अपने जीवन में इन्होंने कभी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं से इन्हें घेर लिया। बाल्यावस्था से ही इन्हें काव्य के प्रति अनुराग था, जो उत्तर बढ़ता गया। ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक पैसा भी नहीं लेते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा ही नपा-तुला और समयशील था, किंतु दुखों से निरंतर आघातों से ये न बच सके और सन 1937 में इनका अल्पावस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर सिधार हो गए। साहित्यिक सेवा श्री जयशंकर प्रसाद। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पर प्रकाश डालकर आना होगा। आपके पास प्रश्न छठा है कि लाठी अथवा बहादुर कहानी की कथा लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा है 80 शब्द में आपको लिखना है। अथवा में आपको दिया गया है पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए। तो देखिए उत्तर, पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचल लिंक कहानी है। इस कहानी में एक बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव के गोधन नाम का एक लड़का है जो गांव के एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की मां गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी। वह उसके घर सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा था।
निकाल रखा है। एक दिन रामनवमी के मेले में गांव वाले पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। जो पैसे बचे उससे पूजा का सामग्री लाई गई है। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक लेकर समस्या यह उठती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि सीधे साधे लोग उसे जलाना नहीं जानते थे। इस तरीके से आपको पंचलाइट की कहानी को लिख लेना है। प्रश्न नंबर 7 है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। इसका समय शब्द सीमा 80 शब्द रहना चाहिए। तो आप लोग का जो भी इसका खंडकाव्य का होगा तो उसको आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख कर आइएगा। अब यहाँ पर प्रश्न 8 है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप लोगों को इस तरीके से गद्यांश और पद्यांश दोनों संस्कृत का व्याख्या करने के लिए दिया जाएगा, अनुवाद करने के लिए। तो आप लोगों को संस्कृत का अनुवाद इस तरीके से कर देना है। सबसे पहले आप संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत खंड से संकलित संस्कृत भाषा महत्व से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। संस्कृत का साहित्य रसपूर्ण है। उसका व्याकरण अत्यंत सुनिश्चित और व्यवस्थित है। उसकी गद्य और पद्य दोनों रचनाओं से लालित्य भाव को समझाने की अद्वितीय क्षमता तथा श्रवण माधुर्य विद्यमान है। अधिक क्या कहा जाए। चरित्र निर्माण के लिए जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत वर्णन देता है वैसी किसी अन्य साहित्य में नहीं मिलती। मूलभूत मानवीय गुणों को जैसा विवेक संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसे अन्यत्र नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या रहित भाव, क्षमा आदि अनेक गुण साहित्य अध्ययन से उत्पन्न होती है। इस तरीके से आप लोगों को इस संस्कृत का व्याख्या करके आना होगा। संस्कृत में आपका व्याख्या 7 नंबर का आता है। यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका 7 नंबर पक्का हो जाता है यहाँ से। इसी तरीके से आपको इसको भी बोर्ड एग्जाम में हल करके आना होगा। उसी तरीके से आपका निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ये आपका 2 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10वां भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं हम। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का हो जाने वाला है। यहाँ पर कपट का अर्थ हो जाएगा धोखा और कपाट का अर्थ हो जाएगा दरवाज़ा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का धोखा और दरवाज़ा। धोखा और दरवाज़ा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है कि जलज और जलद। जलज का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कमल और जलद का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर बादल। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा इसका कमल और बादल। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। आप लोगों को क्या करना है, एक शब्द का 2 अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर अनंत का हो जाएगा आकाश और गगन और पतंग का हो जाएगा सूर्य और रवि। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। इसका क्या करना है कि एक शब्द का चयन करके क्या करना है, लिखना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अस्तित्व। जल में लगने वाली आग। जल में लगने वाली आग का हो जाएगा बड़वागरी। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर पहला दिया गया है कि केवल 100 रुपये मात्रा की बात थी। तो इसका सही आपको करना है, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि मात्र केवल 100 रुपये की बात थी।
हवा ठंडी बह रही थी। तो यहाँ पर आपका शुद्ध क्या हो जाएगा कि ठंडी हवा बह रही थी। प्रश्न नंबर 12 है कि वीर रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आपका 2-2 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। आपका ग में है कि दोहा अथवा सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण सहित लिखिए। तो आप लोगों को यहाँ पर से एक ही करना है। यहाँ पर अनुप्रास का लिखिए चाहे रूपक का लिखिए, यहाँ पर दोहा लिखिए चाहे सोरठा को। हमारे पास प्रश्न 13 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो किसी एक पर आपको क्या करना है, निबंध लिख देना है। तो यदि आप ये 4 निबंध तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से आने वाला है। यदि आप ये चारों निबंध को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। आपका 9 नंबर यहीं पर आपका तैयार हो जाएगा। अब आपके पास प्रश्न आता है 14 कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा में किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। तो चलिए मैं आप लोगों को लिख कर बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको कैसे लिखना है कि सेवा में प्रबंधक महोदय, आदर्श इंटर कॉलेज, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। आपका जहाँ भी कॉलेज होगा, जो भी नाम होगा वो आप लिखेंगे। यहाँ पर विषय में आपको लिखना है कि प्रवक्ता पद पर नियुक्त हेतु आवेदन पत्र महोदय सविनय निवेदन है कि आपने प्रतिष्ठित विद्यालय में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ कि विद्यालय में प्रवक्ता पद रिक्त है। मैं उक्त पद हेतु अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैंने हिंदी विषय में स्नातकोत्तर MA की परीक्षा उत्तीर्ण की, B.Ed की उपाधि भी प्राप्त की। मुझे अध्यापन कार्य का पर्याप्त अनुभव है। विद्यार्थियों को सरल एवं रुचिकर ढंग से विषय समझाने की पूर्ण क्षमता मुझ में है। मैं विद्यालय के नियमों का पालन करते हुए पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने का आश्वासन देता हूँ या देती हूँ। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए मुझे प्रवक्ता पद की नियुक्ति करने की कृपा करें। इसके लिए आपका सदा आभार रहूँगी या रहूँगा। इस तरीके से आपको लिख देना है। धन्यवाद। आपको नाम पता देना है कि बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपको ऐसे ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी में कराते रहूँगी। मॉडल पेपर आप लोग यदि इसे तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में 90 नंबर आपका पक्का हो जाता है। यहाँ से यदि आप इसी मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपको जिस तरीके से मैं हल करके यहाँ बताई हूँ उसी तरीके से आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी हल करके आना है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।